सो यस्टरडे वी कंप्लीटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा था क्वेश्चंस में? डन। ओके, तो अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिकैप कर लें, अर्थमेटिक मीन में कितने मेथड्स हैं निकालने के? कौन कौन सा? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन। अच्छा, एक कंफ्यूजन था, लेट मी क्लियर दैट एज वेल, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में आपको पता है 3 अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ फॉर कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमारे पास एज्यूम मीन मेथड था, दिस वाज a प्लस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सॉरी a प्लस सिग्मा एक्स माइनस a डिवाइडेड बाय n, a प्लस सिग्मा f इंटू एक्स माइनस a डिवाइडेड बाय सिग्मा f एंड a प्लस सिग्मा f इंटू एक्स माइनस a डिवाइडेड बाय सिग्मा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन वी गो फॉर स्टेप डिविएशन मेथड, मैंने आपको कहा था स्टेप डिविएशन मेथड हम यूजुअली इन 2 डेटाज के लिए यूज नहीं करते। वी यूजुअली डोंट कैलकुलेट स्टेप डिविएशन मेथड फॉर इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, लेकिन हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर लेके जो है कर सकते हैं। बट व्हेन वी गो फॉर व्हाट, स्टेप डिविएशन मेथड फॉर कंटिन्यूस, वहां पर एग्जैक्टली एक तरीका है आपको करने का, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट a प्लस सिग्मा f d डैश divided by sigma f multiplied by c. But in some books you'll see that they are writing, instead of c they are taking something called as h. Instead of c means common factor, but they'll take h, and h is nothing but it is class width. It is what? Class width means, for example, 0 to 10, तो class width is 10. समझ आ गया कि नहीं? करना भी अगर आप सी से भी करोगे तब भी आपका आंसर वही निकलेगा, कोई फर्क नहीं आ जाएगा, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ डी डैश यू विल सी दे नॉट राइट डी डैश, दे राइट यू, तो दैट इज जस्ट चेंज इन लैंग्वेजेस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। सो इन केस ऑफ दिस स्टेप डिविएशन मेथड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, वो जो आपका कॉमन फैक्टर है, उस इन प्लेस ऑफ कॉमन फैक्टर व्हाट दे राइट एज क्लास विड्थ, समझ आ गया, दैट इज h instead of c. So that means whenever they will divide it to get step deviation, उस टाइम वो डिवाइड किससे करेंगे? h से डिवाइड करेंगे rather than with c, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, इफ आई टेक दिस मेथड, ये देखो, अगर मैं क्लास विड्थ वाला मेथड ले लूं, फॉर एग्जांपल आई टेल यू 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज f, ठीक है। लेट मी सपोज दिस इज 2, 3 एंड 4, आई विल कैलकुलेट x बार, that's 5, 15 and 25, यही करूंगा। then I'll take the assumed mean to be 15, then I'll check the deviation, that's minus 10, 0 and plus 10, यहाँ तक तो नॉर्मल है ना, सारा अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद what is the next step, हम क्या करते थे, we used to divide it by the common factor, but they'll say what is the class width, divide everyone by 10, ऐसे ही करते थे ना हम अपना ही। we used to say then इन तीनों को कौन डिवाइड करेगा, c take 10, they'll say not c, take the class width, that is h equivalent to, तब भी उनका सेम ही आंसर आएगा, तब भी सेम ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप क्लास विड्थ वाले मेथड से चले जाएंगे, अगर मैं आपको ऐसे कहूं 0 to 10, 10 to 15, 15 to 25, ठीक, x, f, 2, 3, 4, what will be the midpoints? 5, 12.5, डिफर करेगा ना, 12.5 एंड दिस इज 20, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इस केस में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस विल बिकम योर x बार, उसके बाद आप डिविएशन निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पर 12.5 है, लेट मी टेक द डिविएशन विद रिस्पेक्ट टू 20, ताकि डेसिमल थोड़े से इग्नोर हो जाए, तो क्या आ जाएगा, -15, -7.5 एंड 0। अब आपको किससे डिवाइड करोगे, उस अगर इफ आई टेक द क्लास विड्थ नाउ, तो डिवाइड किससे करना है, h से, एंड व्हाट इज h, क्लास विड्थ, विल यू टेक इट 10 और 5? सो दिस, ये वाला मेथड जो, ये वाला तरीका है जो है, ये आपके लिए आप ड्रॉबैक एक बनेगा, एक रुकावट बनेगा। अब बताओ डिवाइड किससे करोगे? बट इफ यू टेक दिस वन, कहीं जगह रुकावट नहीं है, बिकॉज आप क्या करो, आप ऐसा नंबर डिवाइड ले रहे हो जो सबको डिवाइड करेगा। यहां पर फिर आपको तब भी इसी के लिए जाना पड़ता है, तब भी आपको फिर कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। तभी हम कहते हैं कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल आपके पास कौन सा है, स्टेप डिविएशन मेथड है, उसमें प्रॉब्लम कब होती है, व्हेनेवर यू आर हैविंग अनइक्वल क्लास इंटरवल्स।
और वो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स कैसे ठीक करेंगे आप? बाय यूजिंग अ कॉमन फैक्टर। समझ आ गया? सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। यहां तक क्लियर हो गया? ओके इसके बाद हमने कुछ पढ़ा था इसमें? हाँ, कंबाइंड मीन वाज डन, वो हो गया था। व्हाट वाज कंबाइंड मीन? कंबाइंड मीन वाज नथिंग बट व्हेनेवर यू आर हैविंग टू ग्रुप्स, उनका अलग अलग मीन देके है, यू विल सिंपली कैलकुलेट कंबाइंड मीन एज व्हाट? n1x1 प्लस n2x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। दिस वाज हाउ वी कैलकुलेट द कंबाइंड मीन। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नाउ इसके बाद दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल इन नेचर, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस देख लेना, ठीक है? नाउ आफ्टर दिस कंबाइंड मीन वी आर हैविंग वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वेटेड मीन। अगेन वेरी सिंपल, कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है? दैट्स कॉल्ड एज वेटेड मीन, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वेटेड मीन। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू अ नॉर्मल एग्जांपल आउटसाइड दिस मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड। मान लो ये आप हो और आज क्लास 10th का है ना रिजल्ट, शायद वही कह रहे, मान लो क्लास 10th का रिजल्ट है, ठीक? अब इस बच्चे के नंबर आए, लेट मी सपोज 310 नंबर। कितने मार्क्स आ गए? 310। अब सारे जो है इसको ताने मारने लगे, दिस इज वन रिलेटिव, ए क्या 310, इसके देखो 490 480। दूसरा पेरेंट, अरे क्या कुछ नहीं किया आपने, कोई दूसरा भी। इसके बाद इसका फादर, इसके फादर ने जब इसको कहा तो ये बात उसको ज्यादा लगी, ही फेल्ट इट मोर, ठीक है? इसने कहा सब बोले कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे किसने कहा? अपने बाप ने कहा, वो बात मुझे ज्यादा लगी। बात सब सेम ही थी, बट किसी की बात में इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, ये सुनो, यहां तक क्लियर कि नहीं? तो कभी चीजें सेम होती है बट किसी में कोई बात जो है इट कैरीज मोर इंपॉर्टेंस। सेम इज द कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स कॉल्ड एज वेटेड मीन। वेटेड मीन, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती है। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग ऑब्जर्वेशंस आर 2, 4 एंड 6। 2, 4 एंड 6। द मोमेंट आई राइट 2, 4 एंड 6 आई गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी ऑब्जर्वेशन। जितना 2 इंपॉर्टेंट है उतना ही 4 भी इंपॉर्टेंट है और उतना ही 6 भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? चले मैं आपको और एक समझाऊंगा। मान लो ये दो शॉपकीपर्स है, दिस इज शॉपकीपर 1, ही इज सेलिंग एप्पल्स, ठीक है? एंड दिस इज अनदर शॉपकीपर, ही इज ऑल्सो सेलिंग। दो शॉपकीपर्स है। दिस शॉपकीपर, ये हूं मैं, ठीक है? मैं पहले शॉपकीपर के पास गया, मैंने इससे एप्पल्स उठाए 10 रुपए केजी के हिसाब से, ठीक? उसके बाद मैं दूसरे बंदे के पास गया, मैंने उससे उठाए 20 रुपए केजी के हिसाब से। कितना? 20 रुपए केजी के हिसाब से मैंने इससे एप्पल्स उठाए और इससे एप्पल्स उठाए 10 केजी के हिसाब से। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीन प्राइस, एवरेज प्राइस क्या थी जिस पे मैंने एप्पल्स उठाए? 15। इसके पास 10 रुपीज के जी, इसके पास 20 रुपीज के जी, तो एवरेज विल बी 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज व्हाट? 15 रुपीज पर के जी। ये मुझे पड़ा एवरेज प्राइस ऑफ एप्पल्स। यहां तक क्लियर? लेकिन मान के चलो ऐसा हुआ कि इस वाले बंदे से मैंने 40 केजी एप्पल्स लाए और इस बंदे से मैंने सिर्फ 1 केजी एप्पल लाया, ठीक? नाउ कैन यू स्टिल से एवरेज इज 15 रुपीज पर केजी? नहीं, बिकॉज इससे आपने 40 केजी, हेयर 10 रुपी पर केजी का जो प्राइस है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज उसके साथ जो इंपॉर्टेंस या वेट अटैच्ड है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज 40 रुपीज पर केजी। और यहां पर इट इज ओनली 1 केजी। 10 रुपीज 20 रुपीज पर केजी के साथ वेट जो अटैच है दैट इज 1 केजी। दिस यू कैन ईदर से इट इज वेट और विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंस, ठीक है? कभी कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वी असाइन मोर वेट टू इट। यू आर गेटिंग द पॉइंट? ये वेट किस चीज, या तो डायरेक्ट वेट का कॉन्सेप्ट वेट ही होगा, वरना वेट का कॉन्सेप्ट यूजुअली क्या होता है? इट्स इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस। जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसको हम ज्यादा वेट असाइन करते हैं। समझ आ गया? अब इसका एवरेज मैं कैसे निकालूं? अगर मैं आपको कहूं टेल मी द एवरेज प्राइस जो मुझे पड़ा, आप बोलोगे सर एक सेकंड, यहां पर आपने कितने में लाया टोटल? 40 केजीज, तो कितने में लाया टोटल? 400 रुपए में, है ना? तो सर आपने 400 रुपए में लाया, और यहां पर कितने में लाया? 20 रुपए में लाया, और टोटल कितने एप्पल्स लाए सर आपने? 41। सो दिस विल बी इफ यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्राइस। समझ आ गया? अब इसका एवरेज प्राइस 15 रुपए नहीं हो पाएगा। ये आपका एक ड्रॉबैक था किसका? अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन कंसिडर करता है कि सब के सब क्या है?
बराबर है। बट देयर कैन बी ए केस कि कहीं पर ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज को हो, किसी चीज को कम इंपॉर्टेंस हो, या कभी मैं ऐसे मानूं इससे मैंने ज्यादा उठाया, इससे मैंने कम उठाया, दैट मीन्स 10 रुपी पर के जी इज हैविंग मोर इंपॉर्टेंस बिकॉज आई एम गेटिंग 40 kgs ऑफ इट, और 20 रुपीज पर के जी का मैं एक ही के जी ले रहा हूं। सो आई विल असाइन द वेट्स। 10 रुपी जो है उसको मैं वेट करूंगा असाइन 40, और इसको कितना वेट असाइन करूंगा 1, एंड देन आई विल कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। But that time it will not be called as simple arithmetic mean, it will be called as weighted arithmetic mean. समझ आ गया? So what was the biggest problem we were facing? The biggest problem we were facing is that arithmetic mean जो है gives equal importance to every observation. Yes or no? Gives equal importance to every observation. If you say 10 rupee per kg, 20 rupee per kg, arithmetic mean assumes कि हाँ आपने same ही quantity उठाई थी, वो इसके पीछे नहीं देखेगा। आप उसको कहो 10 रुपए किलो और 20 रुपए किलो का क्या एवरेज है, वो बोलेगा 15 रुपए पर किलो। सो ही विल नॉट थिंक कि किसका कितना वेट असाइन था, किसका कितना इंपॉर्टेंस असाइन था। सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद अर्थमेटिक मीन। सो टू रिप्लेस दिस थिंग केम व्हाट? वेटेड मीन। केम वेटेड मीन। अब वेटेड मीन क्या करेगा? वेटेड मीन विल गिव डिफरेंट वेट्स और इंपॉर्टेंस टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को अलग वेट या अलग इंपॉर्टेंस जो है वो असाइन करेगा। समझ आ गया? अब आपको समझ आ गया कि वेटेड मीन कहां पर लगेगा। पहले देखो मीन तो मीन था, आपको वेटेड मीन की क्या जरूरत पड़ी? आपने कहा सर क्या जरूरत पड़ी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? दैट अर्थमेटिक मीन गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी ऑब्जर्वेशन। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन की अलग अलग इंपॉर्टेंस हो सकती है। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी केम अप विद व्हाट? वेटेड मीन। वेटेड मीन ने क्या कहा? कोई बात नहीं, हम डिफरेंट वेट्स जो है वो असाइन करेंगे आपको डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशंस। यहां तक क्लियर हो गया? डन विद दिस। नाउ इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो फॉर एग्जांपल इसके दो तरीके से सवाल आ सकते हैं। या आपको सवाल आ जाएगा इधर x एंड देन देयर विल बी w. x means the observation, w is not frequency. Remember this, w is not frequency but w is the weight assigned importance के हिसाब से. For example, the observations are 1, 2, 3 and 4 and weights assigned will be 1, 2, 2, 1. This is the importance. तो अगर मैं ओवरऑल इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करूं तो मैं कहूंगा ओवरऑल x इंटू डब्ल्यू जो है इसका ओवरऑल 1 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 4. नाउ आई असाइंड इट अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस, अकॉर्डिंग टू द वेट्स असाइंड. और जब भी आपको मीन निकालना होगा, ठीक है, वो उसी तरीके से आप क्या करोगे, हर किसी का W1 x1 मतलब जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है W2 x2 divided by W1 plus W2. Now in the denominator we'll keep the total weights. We'll not keep 1, 2, 3 and 4. समझो यहां पे इंपॉर्टेंट है. x ऑब्जर्वेशन थी, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन थी, होना क्या चाहिए था डिनोमिनेटर में 4, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा, द टोटल वेट्स. समझ आ गया? द टोटल वेट्स यू हैव, तभी जाके आप वेट्स के रिस्पेक्ट में आप एवरेज निकाल पाओगे. यहां तक क्लियर हो गया? अगर ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हम ऐसे करेंगे, मैंने जो है पर्सन जो है ऐसे लिखूंगा मैं, अ पर्सन बॉट 10 kg apples for ₹20 per kg and 40 kg apples for 30 rupees per kg. Calculate weighted average या weighted. क्या मैं इसमें नॉर्मल मीन निकाल सकता था, अर्थमेटिक मीन? नहीं. अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालता हूं तो उस हिसाब से 20 रुपए किलो और कहां गया 20 रुपए किलो और 30 रुपए किलो, तो एवरेज वाज 25 रुपीज पर केजी. बट दैट इज नॉट द केस. हुआ क्या है, 20 केजी में आपने कितने एप्पल्स लाए हैं, तो ऑब्जर्वेशंस आर नंबर फर्स्ट इज 20 रुपीज पर केजी, है ना, 20 वाला. इसके आपने कितने लाए हैं, 10 केजी. सो दिस इज द वेट, दिस इज द वेट और द इंपॉर्टेंस. नंबर सेकेंड वॉज 40. क्या हुआ, हाँ 30 क्या हो गया, ठीक तो है. तो यार डेली मेक अ पर्सन बॉट 10 kg एप्पल्स फॉर ₹20. सो दिस टाइम दिस इज unit observation, this is the price. What I am saying, this is actually the price and this is the weight that we are going to assign. So for 20 it is 10 and here the price is 30 and we are going to assign 40 for it.
सो जब मैं इसको x इंटू डब्ल्यू करूं इट विल बी 200 एंड 1200। समझ आ गया? 200 और 1200 और टोटल कितना आ जाएगा 1400। नाउ मीन किसके बराबर होगा? मीन होगा 1400 डिवाइडेड बाय क्या? आप 2 करोगे? नहीं, 50, दिस 50। बताओ समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया? डन? क्लियर हो गया ना किस तरीके से करना है? तो यहां पर जो एवरेज है वो कितना आ रहा है? 28। अगर आप नॉर्मली एवरेज कर रहे थे वो कितना आ रहा था? 25। सो दैट्स नॉट द केस, बिकॉज देखो ये आपका 20 रुपए पर किलो है और ये 30 रुपए पर किलो है, ठीक है। नॉर्मली एवरेज शुड बी इन बिटवीन देम 25, बट आप ज्यादा किसकी क्वांटिटी ले रहे हो? ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है? 20 रुपए वाले प्राइस को कि 30 रुपए वाले प्राइस को? 30 रुपए। दैट्स व्हाई द एवरेज हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर 28, because this arithmetic mean was not giving you the correct value. ये arithmetic mean जो है ये आपको correct mean नहीं दे रहा था. Why? Because it was ignoring the weights. So in order to keep this in mind, whenever you are having the observations जिनके साथ क्या attach हो, एक अपना respective weight attach हो, तो वहां पर आप कैसे निकालोगे? You can simply write weighted mean is equivalent to W1 x1 plus W2 x2 divided by, you have to write weights at the denominator, W1 plus W2. This is how we calculate weighted mean. ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं समझ आ गया, बट मुझे आप एक चीज बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वेटेड मीन जो है वो हम कब कैलकुलेट करते हैं? क्या जरूरत पड़ी हमें वेटेड मीन निकालने की अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन था? भाई अर्थमेटिक मीन जो है वो इग्नोर करता है किसको? इंपॉर्टेंस या वेट्स को असाइन करता है। आप जो ही अर्थमेटिक मीन के सामने दो वैल्यूज देंगे वो कहेगा दोनों बराबर है, वो उनमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। बट कभी कभी क्या होता है, किसी ऑब्जर्वेशन के साथ कोई वेट जो है या इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा अटैच होती है और हमें उसको उसी हिसाब से देना पड़ता है। आपने देखा होगा अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पे आपके जो फाइनल मार्क्स थे दैट यूज्ड टू डिपेंड अपॉन फाइनल, मिड टर्म और जो साइड पे थे, लेकिन क्या वो मिड टर्म को उतनी इंपॉर्टेंस देते थे जितनी फाइनल टर्म को? नहीं, फाइनल टर्म वाले मार्क्स को ज्यादा होते थे, वो होते थे कन्वर्ट कभी 20 में से या कुछ, तो उसकी इंपॉर्टेंस कम कर देते थे। सेम इज द केस ओवर हियर। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? सो कैन यू डू 2 क्वेश्चंस फॉर मी? 2 सवाल मैं आपको यहां तक पहले लिखो, ये लिखो वेटेड मीन इज इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। ठीक है, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द वेटेड मीन। ये वाला सवाल भी कर लेना, ठीक है? जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन एज वेल। Done? Just remember there was a problem with arithmetic mean that it used to give equal importance to each and every observation, but that's not the case in real life. कभी कभी हर किसी ऑब्जर्वेशन के साथ जो वेट असाइन होंगे या इंपॉर्टेंस असाइन होगी दैट बी डिफरेंट, एंड इन ऑर्डर टू केटर दिस वी आर हैविंग वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या करेगा? हर किसी ऑब्जर्वेशन के साथ अपना एक वेट असाइन करेगा, ठीक है? And how to calculate it finally? W1 x1 plus W2 x2 divided by W1 plus W2, where W1 plus W2 will be the sum of the weights। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर हम डिवाइड आपके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से नहीं करते या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से नहीं करते, हम इसको टोटल वेट से डिवाइड करते हैं।
ठीक है, ताकि हमें जो है वो करेक्ट एवरेज निकले। ठीक है, नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन, लिख लीजिए। कैलकुलेट calculate the weighted average, calculate the weighted average of first 5, calculate the weighted average of first 5 natural numbers, first 5 natural, you know what is a natural number? ठीक है, क्या, what is हाँ 1 2 3 4 5, ओके। क्या लिखा आपने? कैलकुलेट द वेटेड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 natural numbers, comma, where each natural number is assigned the weight equal to its numerical value, where each, क्या लिखा आपने? where equal to its numerical value, बस मुझे बताओ करोगे कैसे इसका, बस मुझे वो बना के दो टेबल, क्या बनेगा। क्वेश्चन समझ आ गया? आपको पहले 5 नेचुरल नंबर्स का क्या निकालना है? वेटेड मीन निकालना है, और वेट्स क्या होंगे? वही, हाँ वेट्स भी सेम होंगे। Tell me what will be the answer of it. Done? देखो इसमें क्या करना था, these were the observations, that is x, and the observations were 1 2 3 4 and can you tell me what were the weights assigned with it? Same, जो इनका numerical value है 1 2 3 4, so what was the first step? I calculate w into x, so it will be 1 4 9 16 and 25. Done? अब क्या करना है, कैसे निकलेगा weighted mean सर? It will be sigma wx divided by sigma w, that means sum of all wx's divided by sigma w. अब wx का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 40 55, ठीक है, it will be 55 divided by, and w will be how much? 15. समझ आ गया? So answer will be how much? 3.66. So this is my answer. अच्छा, अगर आप नॉर्मली करते तो कितना आ जाता? मतलब नॉर्मल वेटेड, अर्थमेटिक मीन नहीं, अर्थमेटिक मीन 1 2 3 4 5, कल का कॉन्सेप्ट, सीरीज है 5 और 1 6, 6 बाई 2 3, तो इसका वेटेड मीन नॉर्मल अर्थमेटिक मीन कितना निकलता? 3, वो बीच में आ जाता। बट इसमें क्या है, क्योंकि जितने हायर वैल्यूज है उनको हायर इंपॉर्टेंस है, तो द मीन विल शिफ्ट, द मीन इज गोइंग टू शिफ्ट। समझ आ गया? वेटेड मीन क्या हो जाएगा? शिफ्ट, बिकॉज देखो ये देखो 1 2 3 4 5, जब आप नॉर्मल अर्थमेटिक मीन करेंगे तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 3 के बराबर, 3 के बराबर। लेकिन होता क्या है वेटेड मीन में, जो ही आप इंपॉर्टेंस असाइन करते हो, जो आपके हायर वैल्यूज है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो दैट्स व्हाई द अर्थमेटिक मीन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द, सॉरी द वेटेड मीन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। समझ आ गया? वी आर हैविंग ग्राफिकली, बट वो अभी हमारे काम की चीजें है नहीं, वो बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मोर देन इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, दैट्स हेयर ऑल, ठीक है। डन? यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, वेटेड मीन क्लियर। इसमें मैं 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपको दे दूंगा, बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। या तो इसकी बेसिस पे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपको, एक्स और डब्ल्यू देंगे, या इस तरीके के सवाल पूछेंगे, और दे विल गिव यू अ नॉर्मल क्वेश्चन लाइक दिस, समवेयर फ्रॉम राउंड द कॉर्नर लाया सवाल और आपको दे दिया। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ कैन यू टेल मी फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप कोई भी वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले, ये ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी ले, चाहे आप मीन ले ले, ठीक है, मीन में चाहे आप अर्थमेटिक मीन ले, हार्मोनिक मीन ले, ज्योमेट्रिक मीन ले, आप मीडियन ले ले,
आप मोड ले लें, आप जो भी चीजें ले लेंगे, तो आपको क्या लगता है वो वैल्यू क्या होता है? इट इज एक्चुअली ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर सीरीज। समझ आ गया? दैट मीन्स वो नंबर जो है वो कम ज्यादा पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 1 2 3 4 5, what is its arithmetic mean? You'll say, sir, 3. So that means more or less 3 can be used to represent 1 2 3 4 and 5, है ना? कुछ वैल्यूज इससे बड़े होंगे और कुछ वैल्यूज छोटे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 11, can you tell me what will be the average of it, arithmetic mean of it? You'll say, sir, it will be 6. So 6 will be what? Arithmetic mean. So more or less 6 is used to represent the entire सीरीज। ठीक है, लेकिन जब भी मैं मीन निकालूंगा, यू नो इट्स नॉट नेसेसरी, ध्यान से सुनना, इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि मीन जो आपको निकले वो ऑब्जर्वेशन में ही कोई ऑब्जर्वेशन हो। यू नो दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6, इसका अर्थमेटिक मीन आप निकालिए, आप बोले इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो 3.5 है, जो कि इसमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो अर्थमेटिक मीन निकलेगा दैट विल बी वन अमंग द सीरीज का ही कोई बंदा हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज में ऐसा कोई भी मतलब ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं हो जो अर्थमेटिक मीन आपके पास है। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ द पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक मीन आपका क्या है? 6। आपने ये सीरीज ले ली, आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकला 6। आपको लगता है ना कोई ऐसा वैल्यू होगा आपकी सीरीज में जो सबसे ज्यादा दूर इस अर्थमेटिक मीन से होगा? देखो, कुछ वैल्यूज ऐसे होंगे जो इसी के आसपास होंगे। फॉर एग्जाम्पल 7, इट्स वेरी क्लोज टू द अर्थमेटिक मीन। फॉर एग्जाम्पल 5, इट्स वेरी क्लोज टू द अर्थमेटिक मीन। बट कुछ ऐसे वैल्यूज भी है जो काफी दूर है अर्थमेटिक मीन से। ये देखो 11 काफी दूर है, 1। ये जो वैल्यूज, द वैल्यूज विच आर फार ऑफ, काफी दूर है किससे? फ्रॉम अर्थमेटिक मीन से। these are called as extreme scores. These are called what? These are called as extreme scores. तो extreme scores किसे कहेंगे? अर्थमेटिक मीन की लैंग्वेज में अगर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें से आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए जो काफी दूर है, सो जो आपके पास वैल्यूज है विच आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एक्सट्रीम स्कोर्स। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज एन एक्सट्रीम स्कोर? ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमने अर्थमेटिक मीन में पहला एक चीज देखा, क्या मैं ये चीज लिखता हूं कि अर्थमेटिक मीन जो है इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी ऑब्जर्वेशन, गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी ऑब्जर्वेशन। ये हर किसी ऑब्जर्वेशन को क्या देता है? इक्वल इंपॉर्टेंस। और उसी चीज की वजह से हम कहां जाते हैं? वेटेड मीन की ओर। ठीक है, चलिए एक पॉइंट आ गया हमें अर्थमेटिक मीन के बारे में। दूसरा पॉइंट जो हमने अभी कहा कि हमारे पास कभी कभी क्या होते हैं? एक्सट्रीम स्कोर्स, और हमेशा मिलेंगे आपके पास अर्थमेटिक। जब भी आपके पास एक ग्रुप है, उनका आपने अर्थमेटिक मीन निकाला, तो आपके पास हमेशा क्या होगा? कोई वैल्यू ऐसा होगा जो अर्थमेटिक मीन से काफी दूर होगा। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सट्रीम स्कोर्स। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी इन दिस केस 2 3 4 5 6? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 4 इज द अर्थमेटिक मीन, और मैं समझ भी सकता हूं कि 4 जो है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस सीरीज, है ना? इट्स मोर और लेस रिप्रेजेंटिंग द सीरीज। बट इफ आई राइट वन मोर नंबर 108650, द नंबर्स आर 2 4 5 6 108650। अब जो ही मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूंगा, ठीक है, और लेट मी सपोज मेरे पास दो ही वैल्यूज है, एक है 2 और है 200, ऐसे 2 लाख, 2 लाख नहीं 20 लाख है मेरे पास, दो वैल्यूज, 2 और 20 लाख। द मोमेंट आई कैलकुलेट देयर अर्थमेटिक मीन, आपका अर्थमेटिक मीन जो है वो 10 लाख के आसपास आएगा। नाउ डू यू थिंक 10 लाख इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज टू नंबर्स? और जब मैं इनका वैल्यू, इनका अर्थमेटिक मीन निकालूं, इनका अर्थमेटिक मीन अराउंड 25-26 हजार आ जाएगा। डू यू थिंक 26,000 इज अ रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज वैल्यूज? समझ आ गया? यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? आपको नहीं लगता 2 3 4 5 6 समवट सेम ही है, बट कभी कभी एक ऐसा नंबर आ जाता है जो कि बिल्कुल इस सीरीज से बिल्कुल अलग है, एंड दिस काइंड ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड एज आउटलायर्स। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड एज व्हाट? आउटलायर्स। तो आउटलायर एक ऐसा वैल्यू है विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सीरीज। समझ आ गया? एक ऐसा वैल्यू विच इज कंप्लीटली डिफरेंट from the rest of the series,
जो बाकी सीरीज से आपको बिल्कुल ही क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। और जब भी आप अपने डेटा में क्या पाएंगे, आउटलायर्स पाएंगे, तो तब हम अर्थमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, सो व्हेनेवर अर्थमेटिक मीन में इन प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स, इन प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स अर्थमेटिक मीन इज नॉट कैलकुलेटेड। समझ आ गया? सो वी डू नॉट प्रेफर टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन जब हमारे वैल्यूज में क्या प्रेजेंट हो, जब हमारी ऑब्जर्वेशंस में एक आउटलायर वैल्यू प्रेजेंट हो या दो आउटलायर्स वैल्यू प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से आपके पास जब भी एक अर्थमेटिक मीन निकलेगा दैट विल नॉट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीरीज। हमारी सेंट्रल टेंडेंसी का मकसद ही क्या है, हम एक ऐसा वैल्यू निकालें विच विल बिकम अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीरीज। यू अंडरस्टैंडिंग इट? बट आपको लगता है कि जो मैं वैल्यू यहां पर निकाल रहा हूं दैट बिकम्स अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। नो, that's not becoming a true representative of the series. You understand it? Got the point? किस तरीके से करना है? Okay. So second point is that in presence of outliers, arithmetic mean is not. इसके लिए हम positional central tendency use करेंगे, because that doesn't depend upon the value. समझ आ गया? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर 10 है या यहाँ पर 1 लाख है, वो नहीं देखेगा, वो बस देखेगा आपकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से निकालेंगे। So whenever you will see the presence of what? Outliers. ठीक है, आप लिख लेना साइड पे, जहां पर भी आप आउटलायर्स देखोगे वहां पर हम मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी नहीं निकालते। मैथमेटिकल मीन्स मीन, तो मीन हम वहां पर नहीं निकालेंगे, विल गो फॉर पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर हो गया? सो सेकंड पॉइंट अर्थमेटिक मीन का जो पहला पॉइंट आपको याद रखना, इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू every observation. Number second, in presence of outliers, arithmetic mean is not calculated. Very very important, जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं अभी। ठीक है, डन। थर्ड पॉइंट, मान के चलिए मेरे पास मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी है, दो चीजें हैं, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। फॉर पोजिशनल डू वी मतलब आर वी मोर कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ द नंबर? नहीं, वैल्यू ऑफ द नंबर इज मोस्टली टेकन कंसिडरेशन इनटू। सो कैन आई से इन एब्सेंस ऑफ एनी सिंगल वैल्यू, मान लो कोई वैल्यू था वो गायब हो गया या मुझे नहीं याद आया था कि वो वैल्यू, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट वैल्यू। इन केस ऑफ पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी दैट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट मच। एक वैल्यू के गायब होने से आपकी पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन। आप कहोगे एक वैल्यू था तो उसकी प्रेजेंस आ गई, कितना वैल्यू था इट डजंट मैटर सो मच, उतना फर्क उससे नहीं पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी? इवन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, इवन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। एक एक ऑब्जर्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। सो दिस कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन हैज इट्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ व्हाट? अर्थमेटिक मीन। यहां तक समझ आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि अर्थमेटिक मीन जो है यह हर किसी ऑब्जर्वेशन को क्या देगा, इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन। व्हाट वाज द सेकंड थिंग? आउटलायर्स के केस में नहीं कर सकते, सिंगल ऑब्जर्व, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टेल मी वन थिंग, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ परसेंटेज, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ परसेंटेज। बस समझना मेहरबानी करके, अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि लेट मी सपोज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पॉपुलेशन, इन केस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ती है? आई टेल यू, इफ आई से कि पॉपुलेशन जो है वो पहले साल बढ़ी 10%, ठीक है, अगले साल बढ़ी 20%। फॉर द फर्स्ट ईयर population has increased by 10% and in the second year the population has increased by 20%. यहां तक क्लियर? Can you tell me what is the average increase in population? Average और arithmetic mean increase in population. Overall population कितना बढ़ी आपके हिसाब से? You will say sir 10% in the first year, 20% in the second year divided by 2. So sir 15% आपकी population जो है वो बढ़ चुकी है। You are getting the point? These things were in terms of percentage. मैंने कहा पहले साल 10%, आपने कहा कोई बात नहीं, अगले साल 20%, आपने कहा कोई बात नहीं। ओवरऑल जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, आप बोलोगे सर नेट इंक्रीज इज 15%। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1,
लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। पहले साल जो है वो पॉपुलेशन बढ़ी 10%, अगले साल जो है पॉपुलेशन घटी 10%। पहले साल बढ़ी 10%, अगले साल घटी 10%। कैन यू टेल मी व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टोटल इंक्रीज? फर्स्ट ईयर इज 10, in the second year it is minus 10, it is decreasing. First year it is increasing, second year it is decreasing. Divided by 0, the net population isn't changing. यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है? समझ आ रहा है? ओके, बट लेट्स टेक द एक्चुअल सिनेरियो। लेट्स टेक द एक्चुअल सिनेरियो। लेट मी सपोज द पॉपुलेशन वॉज 100। लेट मी सपोज द पॉपुलेशन वॉज, अगर मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल 1, इट इंक्रीज्ड बाय 10%। इंक्रीज होने का मतलब अगर आप इसमें 10% इंक्रीज करेंगे तो वो बन जाएगा 110। ठीक है, उसके बाद कितना बढ़ा? 20%। इसमें जब आप 20% बढ़ाएंगे, इसका 10% 11 के बराबर होगा और 20% 22 के बराबर होगा। आपको कैलकुलेशन क्या है, अगर मैं आपको कहूंगा इसका 20% निकाल के दो, आप कहोगे सर टोटल बढ़ा 132। अब मैं वहां नहीं जा पाऊंगा इस टाइम कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गया? तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट? फ्रॉम 100 टू, तो टोटल इंक्रीज एक्चुअली इज 32%। एंड इफ आई कैलकुलेट द मीन 32% फॉर 2 years, it's actually coming out to be 16%. But your arithmetic mean was giving only 15%. बात समझ आ रही है कि नहीं? ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनेंगे। मैंने कहा कि जब आप परसेंटेजेस, जब आपको कोई चीज परसेंटेजेस में होगा या रेट्स में कोई चीज दिया होगा, ठीक है, आप कहते हो कि कोई बात नहीं, हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, लेकिन आप देखोगे कि अर्थमेटिक मीन डजंट गिव यू द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अर्थमेटिक मीन आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। जरा ये वाला केस देखो, 100 मान लो इनिशियल पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन कितना बढ़ा? दैट मीन्स 110। फिर कितना घटा? इसका 10% मतलब होता है 11, 11 घटना इज 99। सो दैट मीन्स एक्चुअली देयर इज 1% डिक्रीज। एंड अगर मैं मीन देखूं तो इट इज -0.5% डिक्रीज, बट योर अर्थमेटिक मीन सेज देयर इज नो चेंज। लाइव एग्जांपल्स है आपके सामने, यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो जब भी मैं परसेंटेजेस के साथ डील कर रहा हूं, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के साथ डील कर रहा हूं, तो वहां पर अर्थमेटिक मीन निकालना भाई सही तरीका नहीं है। You cannot calculate arithmetic mean over there. Why? Because if you calculate arithmetic mean over there, this will not give you the exact real results. Arithmetic mean fails in case of percentages. समझ आ गया? क्लियर हो गया? So, अब आपको लाइव एग्जाम्पल है, आपको समझ आ गया कि जब मैं अर्थमेटिक मीन 2 परसेंटेजेस का निकाल रहा हूं, मतलब कंपाउंड परसेंटेजेस का, अब चलो वो चीज छोड़ो, कंपाउंड परसेंटेजेस का जब मैं परसेंटेज निकाल अर्थमेटिक मीन निकाल रहा हूं, वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। व्हेन आई एम चेकिंग इट विद द रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब रियल वैल्यूज, मुझे अर्थमेटिक मीन गलत रिजल्ट्स दे रहा है। सो कैन आई से अर्थमेटिक मीन जो है कैनॉट बी यूज्ड फॉर परसेंटेज वैल्यूज, कैनॉट बी यूज्ड फॉर रेट्स, कॉमा परसेंटेज। रेट्स और परसेंट, रेट मतलब परसेंटेजेस, ठीक है, परसेंटेज रेट्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझ आ रहा है? तो प्रॉब्लम मिल गई अर्थमेटिक मीन में। पहला प्रॉब्लम क्या था? आउटलायर्स। आउटलायर्स का हमने क्या बोला? हमने कहा भाई आउटलायर जब होगा तो अर्थमेटिक मीन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है। नंबर सेकंड वाज कि अगर आपके हर कोई ऑब्जर्वेशन जो है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन। एंड नेक्स्ट थिंग वाज कि अर्थमेटिक मीन जो है इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं फॉर व्हाट? फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ रेट्स और परसेंटेजेस निकालने के लिए विल नॉट बी एबल टू यूज दिस। यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके नाउ और एक चीज समझिएगा ध्यान से, ठीक है? चलिए, फॉर एग्जाम्पल there are two different points. There are two different points. और let me take it this way. एक एग्जाम्पल से आपको मैं ज्यादा क्लियर कर दूं। This is from A to B. This is A and B, two different places. ठीक है? A person is going from A to B with a speed of 60 kilometers per hour. He's driving the car and he's driving at 60 kilometers per hour. And while he's coming back, he's coming with a speed of 40 kilometers per hour. He's going from A to B, गाड़ी चला रहा है, A to B फिक्स्ड पॉइंट्स है, A से B तक गया, 60 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर किया, वापस आ गया 40 किलोमीटर पर आवर डिसाइड किया।
समझ आ गया? कैन आई से देयर इज समथिंग फिक्स्ड इन दिस एग्जाम्पल, दैट इज द डिस्टेंस दैट इज बीइंग ट्रैवल्ड बाय द कार्स। जो ही कार ए से बी तक गई, डिस्टेंस उतनी ही थी, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन जब वो वापस आ गया उसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ आई आस्क यू सर कैन यू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू स्पीड्स, आप कहोगे सर कोई बात नहीं, 60 + 40 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट्स हाउ मच? सो डू यू वांट टू से दैट 50 किलोमीटर पर आवर वाज द एवरेज स्पीड? नॉर्मली अगर हम करेंगे एवरेज स्पीड, बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, ये वाला जो है आई से 50 किलोमीटर पर आवर विल नॉट बी द एवरेज स्पीड। नाउ विल आस्क द क्वेश्चन व्हाई? ऑब्वियसली जब बाकी नंबर्स के साथ तो कर रहे थे, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? परसेंटेज समझ आ गया? मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया, आपने कहा सर नहीं बन रहा। जब भी, अब देखो, द मोमेंट यू आर सेइंग स्पीड इज 60 kilometers per hour, yes or no? Can I say speed is equivalent to distance divided by time? Distance divided by time, ठीक? Okay, in both the cases speed is distance divided by time, but don't you think the distance is same in both the cases? So there is no effect of distance. जो चीज सेम होती है उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा? तो इफेक्ट किसका पड़ रहा है? टाइम का। इफेक्ट किस चीज का पड़ रहा है? टाइम का। So can I say in the first case he is taking less time and in the second case he is taking more time? समझ आ गया? If you are saying 60 + 40 divided by 2 is 50 kilometers per hour, you are negating कि 60 में कुछ खास हुआ और 40 में कुछ कमजोरी थी। आप बोल रहे हो 60 भी वैसा ही था, 40 भी वैसा ही था, लेकिन नहीं, 60 वाले ने जल्दी किया, 40 वाले ने कम किया। नाउ टेल मी विच इज द फैक्टर? अब देखो ओवरऑल स्पीड क्या होगी? 60 व्हेन आई कंबाइन 60 एंड 40, इसको पीछे कौन खींचेगा? मतलब विच विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द टू वैल्यूज? 40 वाला। सो 40, तो आपका जो एवरेज है इट शुड नेवर बी 50, इट शुड बी स्लाइटली लेस देन 50। बात समझ आ रही है? चीजों को समझिएगा थोड़ा, दिस विल टेक सम टाइम बिकॉज दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। आई मेक यू एक्सप्लेन लाइक दिस वे। आपने देखा होगा कभी कोई आदमी जो है ही कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, आपने वो एक चैप्टर पढ़ा होगा वर्क एंड टाइम के नाम से। कोई बंदा जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। लेट मी सपोज हिज नेम इज ए, और दूसरा बंदा बी जो है वो उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में? 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। नाउ कैन यू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन कि दोनों मिलके कितने दिनों में कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई, ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है कितने दिनों में? हिसाब अगर मैं आपको बोलूं कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, यू विल से 12 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों मिलके जो है वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा? 16 दिनों में। मगर ये बेचारा अकेले 12 दिन में कर रहा है। अगर ए अकेला है, वो तो अकेला 12 दिन में कर रहा है। अब आप जब दोनों को मिलाएंगे, आपको लगता है 16 दिन? नहीं, कैसे? एवरेज नंबर ऑफ डेज दे आर टेकिंग इज ओके, एवरेज नंबर ऑफ डेज इज 16, बट डू यू थिंक टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days? बात सर, हम एडिंग द टू वैल्यूज। क्लियर? अब देखो इसको मैं कैसे समझाऊंगा, ध्यान से देखो। जब भी आपके पास कोई ऐसा चीज हो विच इज इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज गिवन एज किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है? आपकी वर्क में कितनी पेस है या वर्क एफिशिएंसी आपकी कितनी है? इट इज गिवन बाय वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी आपको ये वाली चीजें मिलेंगे विच आर गिवन इन टर्म्स ऑफ रेशियो और रेट्स, मतलब दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, तो वहां पर भी आपका अर्थमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। दिस विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट्स। अर्थमेटिक मीन आपको वहां पर भी एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं देगा। देखो होता क्या है, ध्यान से एक बार देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मशीन, दिस इज अ, and we say that this machine depends upon two parts, part A and part B, ठीक है? ये मशीन जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, it will depend upon how efficiently A and B are working, yes or no? How efficiently A and B are, A और B कितना efficiently काम करेंगे, that will be determined by the parts A and B. अगर दोनों तेज तेज कर रहे हैं तो efficiency will be more. बट अब आपको एक ऐसा तरीका जिससे मैं समझ पाऊं कि किस चीज की वजह से मेजर प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज गोइंग एट अ वेरी हाई पेस, अच्छी स्पीड पे चल रहा है, बट बी ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है,
बट बी जो है वो ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए की एफिशिएंसी है 10 और ए की एफिशिएंसी है 100, बी की एफिशिएंसी है 10। समझ आ गया? ध्यान से देखना, ए की एफिशिएंसी है 100, बी की एफिशिएंसी है 10। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एवरेज और व्हाट इज द मीन ऑफ द टू एफिशिएंसीज? विल से सर 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स हाउ मच? 55। But do you truly think that 55 becomes the true representative of this 10? क्योंकि इसने तो उतना काम ही नहीं किया है, इसकी एफिशिएंसी उतनी है ही नहीं, आप इसकी एफिशिएंसी को फजूल में बढ़ा रहे हो 50 की ओर। बात समझ आ रही कि नहीं? हम कहते हैं कि नहीं भाई, अर्थमेटिक मीन से अगेन ये वाली जो रेट्स वाली चीजें हैं ये मुझे सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, न तो मुझे परसेंटेज वाली चीजें जो है वो सही इंफॉर्मेशन दे रही है, यू आर गेटिंग द पॉइंट, और न ही रेट्स। ये दो चीजें मुझे सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। फॉर एग्जांपल किलोमीटर्स पर आवर, इन पे अगर आपको ऑपरेशंस करने हैं यूजिंग अर्थमेटिक मीन, वो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। यहां तक ले, ये देखो, ये समझ आ गया, गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी ऑब्जर्वेशन। नंबर सेकंड, इन प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स अर्थमेटिक मीन इज नॉट कैलकुलेटेड, ये भी आपको समझ आ गया। तीसरा पॉइंट क्या था कि हम अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल पाएंगे जब भी आपके पास रेट्स और परसेंटेजेस होंगे। जब आपके पास परसेंटेजेस होंगे या रेट्स होंगे, उस टाइम हम सही तरीके से जो है आपका अर्थमेटिक मीन जो है वो नहीं निकाल सकते। सो इफ आई लिस्ट इट डाउन, कैन यू टेल मी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू फेस व्हाइल यूजिंग अर्थमेटिक मीन? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच यू फेस व्हाइल यूजिंग अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते समय आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा, बताइए जरा। जस्ट लिस्ट इट एंड टेल मी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का आपको इफेक्ट होगा। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग विद अर्थमेटिक मीन? नंबर फर्स्ट इज आउटलायर्स। क्या इट गिव्स? क्या? हाँ वो तो ठीक है, चलो इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी। मैं कह रहा हूं कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, वो तो एक तरीका है, चलो वो भी लिखेंगे। इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू every observation, that's the problem you are facing. Okay, second problem was outliers. What is the third problem? Percentage के time पे it is not giving you the exact values. ठीक है, I could have gone into the much completer depths, but this will take huge amount of time to make you clear this one. ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अपनी ओर से काफी कंप्रेस करने की कोशिश की ताकि आपको मैं दिखाऊं कि doesn't give you the clear picture. ठीक है, okay, anything? Rates. यहां तक ठीक है, आपके पास रेट्स है। व्हेनेवर यू आर हैविंग लाइक फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो चीजें इफेक्ट कर रही है वो डिनोमिनेटर में है। यहां देखो, स्पीड इज व्हाट? किलोमीटर्स पर डिस्टेंस बाय डिस्टेंस इज सेम, व्हाटएवर इज इफेक्टिंग यू आर कीपिंग दैट इन द डिनोमिनेटर। यू शुड हैव केप्ट इट इन द न्यूमरेटर ताकि आप अच्छे से वैल्यूज देखो। न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर में चीजें बढ़ेंगी, you know what will happen to the fraction? For example, this is fraction, this is numerator by numerator is more, so result is also more. Understood? Numerator is less, result is also less. So जो important चीजें है उसको कहाँ रखना है? जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप उसको कहाँ बिठा रहे हो? मतलब वो अगर बढ़ेगा यहाँ तो फ्रैक्शन ही कम होगा। So this will not give you the exact results. Why? Because in these cases speed is distance by time. You are taking the distance between two equal points, two different points having equal distances. मैं कह रहा हूं डिस्टेंस का तो इफेक्ट ही नहीं लगेगा। इफेक्ट किसका लगेगा? और जिसका लगेगा वो डिनोमिनेटर में बिठाया हुआ है आपने। ये तो गलत बात है, इसको कहां जाना चाहिए? टू शो द रियल टाइम इफेक्ट। वो भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। टाइम इज इंक्रीजिंग तो ओवरऑल मीन विल ऑल्सो इंक्रीज, बट यू आर प्लेसिंग इट इन द डिनोमिनेटर। समझ आ गया? पहला ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। परसेंटेज में प्रॉब्लम है सर, रियल एग्जांपल्स नहीं समझ आ रही है। यहां पर सर जो चीज आपका इंपॉर्टेंट है रेट्स के केस में, विच एवर इज इंपॉर्टेंट यू आर प्लेसिंग दैट इन द डिनोमिनेटर। ये तो नहीं चलेगा। अब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वो थोड़ी ना आपको सही वैल्यू देगा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा सर 4 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है आपके अर्थमेटिक मीन के साथ। आपने कहा पहली प्रॉब्लम क्या है? आपने कहा आउटलायर्स। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब भी आपको आउटलायर्स दिखे आप क्या करो? मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी नहीं निकालो, यू गो फॉर positional central tendency, and once positional central tendency is into place, outliers automatically गए। बताइए समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? आउटलायर गया, बिकॉज आउटलायर का इफेक्ट कब होता है? ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। अर्थमेटिक मीन में मैंने कहा आउटलायर है, आपने कहा ठीक है, अगर आउटलायर अर्थमेटिक मीन में है तो नहीं रखिएगा बिकॉज इट विल डिस्टॉर्ट द वैल्यूज। तो एक काम कर दीजिए, मैथमेटिकल नहीं, पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसी निकालिए। समझ आ गया?
मैंने कहा दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपने कहा सर दूसरी प्रॉब्लम जो है इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका भी हल है मेरे पास। क्या है हल? वेटेड एवरेज और वेटेड अर्थमेटिक मीन। बताइए समझ आ गया कि नहीं? हम वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या करेंगे, हम अलग अलग चीजों को अलग अलग इंपॉर्टेंस देंगे। आपका हो गया, बताइए, निकलिए, बताइए तीसरा क्या प्रॉब्लम है। हमने कहा कोई परसेंटेज का तो प्रॉब्लम है, तो एक काम करेंगे हम, जब भी आपको परसेंटेज में चीजें निकालनी हो, आपको परसेंटेज में मीन निकालना हो, नो प्रॉब्लम, डोंट यूज अर्थमेटिक मीन, गो फॉर जियोमेट्रिक मीन। गो फॉर व्हाट? दिस विल टेक इनटू कंसीडरेशन द परसेंटेज इनपुट, दिस विल केटर दैट, ठीक है। बिकॉज जब हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं वो बना ही इस चीज के लिए है ताकि अर्थमेटिक मीन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके, अदरवाइज देयर वाज नो नीड ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। समझ आ गया? तो जहां पर आपको लगे कि भाई चीजें परसेंटेज में बढ़ रही है, कंपाउंडली चीजें बढ़ रही है, कोई बात नहीं, आप उस टाइम अर्थमेटिक मीन नहीं लीजिएगा, आप उस टाइम क्या ले लीजिएगा? ज्योमेट्रिक मीन। हमने कहा रेट्स का क्या करें सर? हमने कहा कोई बात नहीं, जब भी आपको रेट का मसला हो, डोंट गो फॉर अर्थमेटिक मीन, गो फॉर हार्मोनिक मीन। गो फॉर व्हाट? हार्मोनिक मीन, ठीक है। क्योंकि जब आप हार्मोनिक मीन देखोगे ना, उसमें हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय। अब आप समझे क्यों 1 डिवाइडेड बाय? मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसको उल्टा करेंगे। वाई? बिकॉज जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ऑलरेडी नीचे थी, उसको जब उल्टा करेंगे तो एक्चुअल चीज ऊपर चली आएगी। दिस इज द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक मीन। देखो ये आपने कहा ये प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी डोंट गो फॉर अर्थमेटिक मीन। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है? आपने कहा प्रॉब्लम ये है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो कहां है? डिनोमिनेटर। मैंने कहा कोई बात नहीं, वी विल यूज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। द मोमेंट विल रिवर्स इट, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिकली कहां जाएंगी? एंड व्हेनेवर यू विल कैलकुलेट द मीन यूजिंग हार्मोनिक मीन, दैट विल बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीरीज। You're getting the point. So now in your syllabus there are 2 more things, one is geometric mean and harmonic mean. अब हम देखेंगे, अब इसमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। Why? Because geometric mean जब आप कैलकुलेट करते हैं, it's not possible for you to calculate the values up to 2 or 3 observations। तो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। Because you require calculators and if not calculators you require a logarithmic table for it। बात खत्म, सवाल उधर ही डब। तो इसको वैल्यूज कैलकुलेट के लिए ज्योमेट्रिक मीन हमें नहीं पूछा जा सकता है। हार्मोनिक मीन आल्सो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट इज 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए वी रिक्वायर ईदर कैलकुलेटर्स और योर लॉगरिथमिक टेबल, which is both impossible in case of your exams. So that's why in your exams these lose your importance, but from practical point of view, but from theoretical point of view you can be asked कि बताओ ज्योमेट्रिक मीन आप क्यों जा रहे हो अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन है। If you're having arithmetic mean, why do you need geometric mean? Why? Because sir percentages जो है वो सही से represent arithmetic mean नहीं कर रहा है, and I gave you the real example. Harmonic mean किस लिए है? सर रेट्स का प्रॉब्लम है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको आपने डिनोमिनेटर में बिठा रखा है। कोई बात नहीं, हार्मोनिक मीन आएगा उसको उल्टा कर देगा और सही कर देगा। समझ आ गया? सो दिस इज डिफरेंट। सो टुमारो विल स्टडी विद व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, व्हाट इज हार्मोनिक मीन, और उसके साथ मुझे लगता है हमारा मीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंट मेथड्स भी हो गए हमारे, है ना, और मीन भी हो गया, एंड देन वील गो फॉर मीडियन एंड मोड। मीडियन मोड में उतना है नहीं, सो दैट विल फिनिश वेरी क्विकली है। एंड वन मोर थिंग इन अर्थमेटिक मीन इज दैट जब भी आप अर्थमेटिक मीन को, जब भी आप किसी भी डेटा को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थमेटिक मीन आपको ग्राफिकली नहीं दिखता। अर्थमेटिक ये चीज़ आपको ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, ये आपको नहीं समझ आएगा, बिकॉज आपको नहीं पता कि मीडियन होता है ग्राफिकली नहीं और कैसे होता है, मोड होता है ग्राफिकली की नहीं और कैसे होता है। तो तभी आपको समझ आएगा जब आपको उन दो का समझ आएगा, फिर आप खुद बोलोगे कि नहीं भाई अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता। समझ आ गया? रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।